गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जिस कविता को पढ़ेंगे उस कविता का शीर्षक है देश प्रेम और उनकी कवित्री हैं अनामिका। देश प्रेम कविता को पढ़ने से पहले हम इस कविता की कवित्री अनामिका पर थोड़ा चर्चा करते हैं, अनामिका के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। अनामिका जी का जन्म 1961 में मुजफ्फरपुर में हुआ। मुजफ्फरपुर जो बिहार में है। अनामिका बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार है। उन्होंने साहित्य की प्राय सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। वह एक सफल कवित्री, निबंधकार, कथाकार, उपन्यासकार हैं। वह एक सफल अनुवादक और संपादक भी हैं। आज के समय में वह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्टुम, कविता में औरत, खुरदुरी, हथेलियाँ आदि इनकी काव्य संग्रह हैं। प्रतिनायक इनके कहानी हैं। अवान्तर कथा इनके उपन्यास हैं। एक ठो शहर था, एक थे शेक्सपियर, एक थे चार्ल्स डिकेंस, 10 द्वारे का पिंजरा इनके संस्मरण है। इन्होंने अनुवाद और संपादन का भी कार्य किया है। इन्हें बहुत अधिक सम्मान और पुरस्कार की भी प्राप्ति हुई है। इन्हें अनामिका राजभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, परंपरा सम्मान और साहित्य सेतु सम्मान से विभूषित किया जा चुका है। ये इन सारे सम्मानों से विभूषित हो चुकी हैं। अब हम इनकी कविता देश प्रेम पर चर्चा करते हैं। देश प्रेम कविता में कवित्री आज हमारे भीतर देश प्रेम की क्या स्थिति है, हम देश प्रेम को आज कितना महत्व प्रदान करते हैं, इन सारी बातों को देश प्रेम शीर्षक कविता के माध्यम से बतलाती हैं। आज हमारे भीतर देश प्रेम की भावना किस प्रकार विलुप्त होती जा रही है। आज व्यक्ति के भीतर किस तरह देश प्रेम की भावना सींचती जा रही है। देश प्रेम की संवेदना, देश प्रेम के प्रति लोगों के भीतर कैसी भावना रह गई है, इन सारी चीज़ों पर कवित्री चर्चा करती हैं। तो कविता इस प्रकार है।
कभी कभी अंदर से फट जाता है कि जेब का अस्तर, तो छुपकर अस्तर के बिल में जा बैठते हैं कुछ चिल्लर। कभी अचानक कुछ ढूंढते हुए फटे में अंतर अड़ गई उंगलियां, तो उद्घाटित होते हैं गहुवर से ऐसे ही छुट्टे पैसे। अस्तर कोट के भीतर के कपड़ा को अस्तर कहते हैं। चिल्लर का अर्थ हुआ छुट्टे पैसे। गहुवर का अर्थ हुआ गड्ढा या खो। उद्घाटित मतलब प्रकट होना। कभी कभी अंदर से फट जाता है कोट की जेब का अस्तर। कवित्री कहती हैं, प्रस्तुत अंश में कवित्री कोट के जेब में छिपे हुए पैसे के विषय में समझाती हैं। साथ ही यह भी बतलाने की कोशिश करती हैं कि आज देश प्रेम एक स्वाभाविक चेतना नहीं रह गई है, बल्कि वह एक खोई वस्तु के समान बन गई है, जो अचानक हमारे सामने प्रकट हो जाती है। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री कहती हैं कि कभी कभी हम जो कोट पहनते हैं, उस कोट के जेब पॉकेट का जो अस्तर होता है, कभी कभी वो फट जाता है। और जब पॉकेट का जेब या पॉकेट के भीतर का जो अस्तर है, जो पॉकेट के भीतर का जो कपड़ा है, वो कभी फट जाता है, तो हम जेब में जो पैसे रखते हैं, जो खुजरे पैसे, चिल्लर जिसको कवित्री कहती हैं, चिल्लर साथ खुजरे पैसे, जो हम खुजरे पैसे रखते हैं, वह उस पॉकेट के मध्य से होते हुए कोट में कहीं जाकर के वह छिप जाता है। कभी कभी अंदर फट जाता है कोट की जेब का अस्तर, तो छिप कर अस्तर के बिल में जा बैठते कुछ चिल्लर, यानी कुछ खुजरे पैसे, कुछ खुजरा पैसा, कुछ चिल्लर, छुट्टे पैसे कोट के फटे हुए, कोट के जेब के फटे हुए कपड़े के मध्य से होते हुए कोट में कहीं वो जाकर छिप जाता है, और हम उस पैसे के विषय में भूल भी जाते हैं। लेकिन जब कभी हम अचानक अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं और हमारी उंगलियां कभी अचानक कुछ ढूंढते हुए फटे में अंतर अड़ गई उंगलियां, अंतर मतलब भीतर, अड़ गई मतलब ठहर गई। और जब कभी हम कुछ ढूंढने के क्रम में अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं और हमारी उंगलियां उस फटे हुए स्थान पर जब कभी अड़ जाती है, तो हमारी उंगलियां उस छुट्टे पैसे से टकराती है। जा बैठते कुछ चिल्लर, कभी अचानक कुछ ढूंढते हुए फटे में अंतर अड़ गई उंगलियां, तो उद्घाटित होते हैं गहुवर से ऐसे ही छुट्टे पैसे। तो उद्घाटित प्रकट होते हैं वो छुट्टे पैसे, हमारे उंगलियों के स्पर्श से प्रकट होते हैं। हम जान पाते हैं कि उन उंगलियों में उन फटे हुए जेब के भीतर कहीं कुछ पैसे, छुट्टे पैसे हैं। हम उसके विषय में जान पाते हैं। इसके माध्यम से कवित्री हमें यह बतलाना चाहती है कि आज हमारे भीतर भी देश प्रेम की भावना उसी छुट्टे पैसे के समान हो गई है।
जैसे फटे हुए जेब में छुट्टे पैसे कहीं जाकर के भीतर अटक जाते हैं, उसी प्रकार हमारे मन में आज देश प्रेम की भावना उस कहीं छिपी हुई है। और मौका आने पर जब कोई अवसर आता है, जब कोई मौका आता है, तभी देश प्रेम की भावना हमारे भीतर से प्रकट हो पाती है। ऐसे आज देश प्रेम की भावना स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर विद्यमान नहीं है, बल्कि वह आवश्यकता अनुसार, अवसर अनुसार हमारे भीतर से प्रकट होती है। कवित्री कहती हैं, ऐसे ही छुट्टे पैसे सा छुपा हुआ मेरे ही कोने अंतरों में मुझे मिला हुआ, जिसका भारी भरकम एक नाम है देश प्रेम। वैसे तो भारी भरकम चीजों से मुझको डर लगता है, लेकिन वह मिल ही गया तो मैंने उसे प्यार से देखा। प्रस्तुत अंश में कवित्री यह बताने का प्रयास कर रही है कि अब देश प्रेम स्वाभाविक चेतना न रहकर अचानक उठने वाला भाव रह गया है। कवित्री अपने मन के भीतर छिपी हुई देश प्रेम की भावना के विषय में बतलाती हैं। वह कहती हैं कि ऐसे ही छुट्टे पैसों सा छुपा हुआ मेरे ही कोने अंतरों में मुझे मिला हुआ। कवित्री कहती है, जिस प्रकार कोट के जेब में छुट्टा पैसा कहीं छिपा हुआ मुझे मिल जाता है, कोट के फटे हुए जेब से होते हुए जो छुट्टा पैसा एक जगह एकत्रित हो रह जाता है, वह अचानक वह जिस तरह से मिलता है, उसी प्रकार देश प्रेम की भावना भी हमारे हृदय के किसी कोने में, हमारे मन के किसी कोने में यह भावना छिपी हुई होती है। इसके माध्यम से कवि आज हमारी संस्कृति पर व्यंग किया है। कहने का अर्थ है कि कोट की फटी जेब के अस्तर में जब कुछ भारीपन महसूस होता है, तो खोजने पर पता चलता है कि वह एक वजनी सिक्का है, भारी सिक्का है। आज के परिवेश में देश प्रेम की स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो गई है। वह वजनी सिक्के के समान ही हमारे भीतर या हमारे लिए भारी हो गया है, जो काफी खोजने पर किसी स्तर पर पड़ा मिल जाता है। जिसका हम अपनी सुविधा अनुसार प्रदर्शन भी करते हैं। कवित्री कहती है कि वैसे तो भारी भरकम चीजों से मुझको डर लगता है, लेकिन वह मिल ही गया तो मैंने उसे प्यार से देखा। यहां कवित्री देश के प्रति प्रेम भावना पर व्यंग करती है। वो व्यंग करते हुए कहती हैं कि जब वह भारी भरकम चीज, वह वजनदार छुट्टे पैसे जब जेब में पड़ा मिलता है तो बड़ा आश्चर्य होता है।
उन्हें डर सा लग जाता है कि यह वजनदार वस्तु हमारे जेब में क्या है, कौन सी वजनदार वस्तु हमारे जेब में है, वह यहाँ कहाँ से, यह वजनदार वस्तु हमारे जेब में कहाँ से आई। किंतु जब हम पाते हैं कि यह वजनदार जो वस्तु है वह छुट्टे पैसे हैं, वह छुट्टे सिक्के हैं, जिससे हमारा काम हो सकता है, जो हमारे काम की वस्तु है, तो हम उसे अपना काम काज समझकर रख लेते हैं। आज के परिवेश में कोई किसी का बोझ नहीं उठाना चाहता है, चाहे वह देशभक्ति ही क्यों ना हो। हाँ, अगर उस देशभक्ति से हमें कुछ लाभ मिलने की संभावना हो तो हम उससे भी प्यार से गले लगा लेते हैं। कवित्री इस ओर इशारा करती है। लेकिन वह मिल भी गया तो मैंने उसे प्यार से देखा, अर्थात वो हमारे काम की वस्तु है, उससे हमें कुछ लाभ होगा तो हम उसे गले लगा लेते हैं। जैसे सिक्के को ग्रहण कर लेते हैं, सिक्के को ले लेते हैं, उसी प्रकार देशभक्ति से अगर हमें कुछ लाभ मिलने की संभावना होती है तो उस देशभक्ति को भी गले लगा लेते हैं। आगे कवित्री कहती हैं, 26 जनवरी की थी वह ठंडी सुबह, तकिए के नीचे छूट गया था ट्रांजिस्टर खुला, सुबह सुबह बजने लगा राष्ट्रगान, एक पल को सोचा मटिया दूं, लेकिन फिर क्या जाने क्या हो गया, कंबल वंबल फेंक कर मैं खड़ी हो गई सावधान। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री राष्ट्रगान के विषय में बताती हुई कहती हैं कि 26 जनवरी की थी वह ठंडी सुबह। 26 जनवरी का जो समय होता है वह प्रायः ठंड का समय होता है। 26 जनवरी का समय प्रायः ठंड का समय होता है। उसमें ठंडी का ऋतु मैंने ठंडी का समय होता है, तो उस समय लोग जो भी सोए रहते हैं, कंबल वगैरह ओढ़कर सोए रहते हैं। तो उसी चीज़ को कवित्री कहती हैं कि 26 जनवरी की थी वह ठंडी सुबह। 26 जनवरी की ठंडी सुबह थी, तकिए के नीचे छूट गया था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का अर्थ होता है रेडियो। कवित्री कहती है कि जब वो सो रही थी तो उसके तकिए के नीचे ट्रांजिस्टर छूट गया था, और ट्रांजिस्टर खुला, यानी खुला हुआ ट्रांजिस्टर छूट गया था। यानी रात को वह कुछ सुन रही थी और सुनते सुनते वो सो गई, और उसी तरह रेडियो का जो कार्यक्रम चल रहा था वह बंद हो गया और उसी तरह तकिए के नीचे रह गया। लेकिन जैसे ही सुबह सुबह बजने लगा राष्ट्रगान, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही अभी कवित्री सोई ही रहती है कि उसी अवस्था में वो राष्ट्रगान सुनती है। वो सुनती है कि रेडियो बजने लगा और रेडियो से सुबह सुबह उसे राष्ट्रगान सुनाई देने लगा। कवित्री कहती हैं कि एक पल को सोचा मटिया दूं, लेकिन फिर क्या जाने क्या हो गया, कंबल वंबल फेंक कर मैं खड़ी हो गई सावधान। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री राष्ट्रगान के सम्मान के संबंध में बताती हैं, राष्ट्रगान के संबंध बताते हुए कहती हैं कि एक पल को सोचा मटिया दूं। कवित्री कहती है कि एक बार मेरे मन में यह ख्याल आया, यह विचार आया कि मैं मटिया दूं, अनदेखा कर दूं, अनसुना कर दूं। मैंने कवित्री कहती है कि मैं इसे अनसुना कर देना चाहती थी। एक पल के लिए मैंने सोचा कि इसे अनसुना कर देती। कवित्री कहती है कि एक पल को सोचा मटिया दूं, लेकिन फिर क्या जाने क्या हो गया। लेकिन कवित्री कहती है कि ऐसा सोचने के बाद भी पता नहीं हमारे भीतर ऐसा क्या हुआ कि मैं उसी समय जो मैं कंबल ओढ़कर लेटी हुई थी, सोई हुई थी, उस कंबल को मैं फेंक कर सावधान मुद्रा में खड़ी हो गई। कहने का अर्थ है कि कवित्री के अंतर्मन में जो राष्ट्रगान के प्रति सम्मान की भावना विद्यमान थी, वह सम्मान की भावना उसके भीतर हिलोरे लेती है
उस सम्मान की भावना उसके भीतर से प्रकट होती है, जिसके कारण कवित्री तत्काल उस समय सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाती है। जब राष्ट्रगान बजता है तो हम सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। तो यही भाव यहाँ कवित्री के भीतर भी कवित्री के भीतर भी यही सारे भावनाएं काम कर रही होते हैं, जिसके कारण कवित्री सावधान मुद्रा में उस समय खड़ी हो जाती है। कवित्री का राष्ट्रगान सुनकर न चाहते हुए भी खड़ा हो जाना, यह इस चीज की ओर संकेत करता है कि हमें आशा छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे भीतर अभी भी आशा की किरण जागृत है, अर्थात ऐसा नहीं है कि हमारे भीतर से राष्ट्र प्रेम की भावना पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अभी भी हमारे मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है, उसको जगाने की जरूरत है, उसको पुनः जागृत करने की जरूरत है। और कवित्री का खड़े हो जाना यह प्रकट करता है कि अभी भी आशाएं विद्यमान हैं। कवित्री आगे कहती हैं, अजब चीज है प्रेम भी, मुंह की लगी छूटती ही नहीं। वर्षों पहले यूं ही झटके से सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे हम सिनेमा घरों में। कवित्री कहती है, अजब चीज है प्रेम। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री देश प्रेम के विषय में समझाते हुए कहती है कि यह जो देश प्रेम की भावना, यह जो प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना है, यह भी एक अजब वस्तु है, अजब चीज है, मुंह की लगी छूटती नहीं। एक बार प्रेम हो जाने के बाद अनेक अव्यवस्थाओं के बाद भी यह समाप्त नहीं होता है। एक बार जब प्रेम हो जाता है तो किसी न किसी अवस्था में कभी न कभी अवसर आने पर यह प्रेम प्रकट होता ही है। वर्षों पहले यूं ही झटके से सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे हम सिनेमा घरों में। कवित्री कहती है कि वर्षों पहले जब हम लोग चलचित्र देखने के लिए सिनेमा घर जाया करते थे, तो सिनेमा घरों में जब फिल्म समाप्त होती थी, जब चलचित्र फिल्म समाप्त होता था, तो समाप्त होने के बाद राष्ट्रगीत बजना प्रारंभ हो जाता था, और जैसे ही राष्ट्रगीत बजता था सभी अपने सीट को छोड़ करके खड़े हो जाते थे। राष्ट्रगीत के सम्मान में सभी अपने सीट को छोड़कर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते थे। इसके माध्यम से कवित्री कहती है, या इसके माध्यम से कवित्री लुप्त होते जा रही राष्ट्र प्रेम की भावना को अतीत के माध्यम से उभारने की कोशिश की। कवित्री कहती है कि सिनेमा घरों में राष्ट्रगान जब बजता था तो लोग उसके सम्मान में खड़े हो जाते थे, जिसे आज हम भूलते जा रहे हैं। तो कवित्री अतीत के माध्यम से उसे पुनः याद करने की कोशिश कर रही है, लोगों को याद करने की कोशिश करवा रही है। आगे कवित्री कहती हैं कि हेलेन के सभ्य केबरे और मुकरी की भोली फुलझरियों के बाद जेमिनी कलर में द इंड टिमका करता था सिनेमा के पर्दे पर, और शुरू होता था जन गण मन ऐसे ही। हेलेन एक प्रसिद्ध
नृत्यांगना थी, नृत्यकारा थी, नृत्यांगना थी, अभिनेत्री थी। कैबरे, कैबरे एक प्रकार के नृत्य का नाम है। मुकरी, मुकरी एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे। फुलझरियों, फुलझरी तुम लोग जानते होंगे, जो फुलझरी होता है, फुलझरी पटाखा जो फुलझरी होता है फुलझरी, तो यहाँ पर फुलझरी एक प्रकार की अग्नि कीड़ा जिसमें फूलों के समान चिंगारियाँ निकलती हैं। जैमिनी कलर में, जैमिनी मतलब सुंदर, कलर में दैन टिमका करता था, टिमका करता मैंने दिखाई देता था, चमकता था, दिखाई देता था सिनेमा के पर्दे पर, और शुरू होता था जन गण मन ऐसे ही। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री राष्ट्रीय गान के विषय में बताती हुई कहती हैं कि हेलेन के सभ्य कैबरे और मुकरी की भोली फुलझरियों के बाद जैमिनी कलर में दैन टिमका करता था। कवित्री कहती हैं कि जब वो सिनेमा घरों में बैठी रहती थी और एक प्रसिद्ध नृत्यांगना, नृत्यकारा हेलेन के कैबरे डांस, कैबरे के साथ, कैबरे नृत्य के साथ हास्य कलाकार मुकरी की 4 पंक्ति वाली कविता, जो कि फुलझरी के समान होती थी, ये सब चित्रपट पर सिनेमा घरों में दिखाए जाने के बाद अंत में चित्रपट पर सुंदर रंगों से, रंग बिरंगे ढंग से समाप्त शब्द लिखा जाता था और चलचित्र समाप्त हो जाता, और चित्रपट पर जो फिल्म देख रहे होते थे वो फिल्म समाप्त हो जाता था। और फिल्म समाप्त होने के बाद राष्ट्रगान जनगण मन शुरू होता था, तो सभी लोग अपने अपने सीट को छोड़कर उनके सम्मान में उठ खड़े होते थे। यहाँ पर कवित्री ये बताना चाहती हैं कि फिल्म चाहे जैसी भी हो, फिल्म मसालेदार होना चाहिए, हेलेन के कैबरे होना चाहिए, हास्य अभिनेता मुकरी के हास्य दृश्य होना चाहिए, और अंत में राष्ट्रगान, फिल्म में अंत में राष्ट्रगान बजता था और उसके सम्मान में सभी लोग खड़े हो जाते थे। किंतु आज हम इस राष्ट्र गीत को, राष्ट्रगान को सुनकर आज अनसुना कर देते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। कवित्री आगे कहती हैं कि धीरे धीरे क्यों कर छीजने लगा सारा आवेग, अब जाने भी दीजिए, देखिए सुनिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह धुन जो मोबाइल की है क्या आपकी जेब से आ रही है। धीरे धीरे क्यों कर छीजने लगा सारा आवेग, छीजने लगा, छीजने लगा का अर्थ हुआ कम होने लगा। आवेग, आवेग का मतलब उत्साह। अब जाने भी दीजिए, देखिए सुनिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह धुन जो मोबाइल की है क्या आपकी जेब से आ रही है। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री देश प्रेम के विषय में समझाते हुए, बताते हुए कहती हैं कि अब धीरे धीरे देश प्रेम की भावना, धीरे धीरे देश प्रेम की भावना कम होती जा रही है।
धीरे धीरे क्यों कर छीनने लगा सारा आवेग? ये जो सारा आवेग है, उत्साह है, देश प्रेम के प्रति जो उत्साह है, धीरे धीरे पता नहीं क्यों कम होने लगा है। यानी जो देश प्रेम की भावना पहले थी वह आज लोगों के भीतर नहीं है। अब जाने भी दीजिए, देखिए, सुनिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह धुन जो मोबाइल की है क्या आपकी जेब से आ रही है? अब लोगों के जेब में जो मोबाइल है, उस मोबाइल का कलर ट्यून भी अब राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत हो गया है। और अब जब मोबाइल बजता है तो यह कलर ट्यून जो है वह बजना शुरू हो जाता है। इन सभी वजहों से, इन सभी कारणों से आज जो देश प्रेम की भावना है, वह देश प्रेम की भावना हमारे भीतर धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है। जो राष्ट्रगान के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना थी, वह सम्मान धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है। जब पॉकेट में जो मोबाइल है, वह मोबाइल से जब यह ध्वनि आती है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो ध्वनि आती है, कवित्री पूछती है कि यह ध्वनि जो आ रही है, क्या यह ध्वनि आपकी जेब से आ रही है? कहने का अर्थ है कि कवित्री को पूछना पड़ रहा है कि ये देश प्रेम, यह जो ध्वनि है, क्या यह ध्वनि आपके जेब से आ रही है? कहने का अर्थ है कि यह देश प्रेम को भी पैसे के रूप में जेब में रखकर लोग भूल गए। ये जो देश प्रेम की भावना है, यह देश प्रेम की भावना को भी लोग पैसे के रूप में जेब में रखकर भूल गए। और यह जो धुन बज रही होती है, इस धुन को तत्काल बदल कर, बंद कर या उस पर बात करते हुए लोग दूसरी बातों में मशगूल हो जाते हैं। धीरे धीरे इस राष्ट्रगीत के प्रति लोगों का ध्यान धीरे धीरे हटते चला जा रहा है। प्रस्तुत कविता में कवित्री व्यक्ति के भीतर समाप्त होती जा रही संवेदना या देश प्रेम के प्रति समाप्त होती जा रही भावना को प्रदर्शित की है। आज देश प्रेम की भावना कोट के फटे अस्तर में छुपे छूटे पैसों के समान हो गया है, छुटे हुए पैसों के समान हो गया है। देश प्रेम शीर्षक कविता के माध्यम से कवित्री भारतीयों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है। राष्ट्र प्रेम मानव मन की एक सुंदर भावना है जो पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। यह देश प्रेम की भावना ही है जो साधारण से साधारण व्यक्ति को भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना देती है। इस देश प्रेम की भावना, देश प्रेम के कारण साधारण से साधारण व्यक्ति भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। राष्ट्र प्रेम की भावना को, हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को, हमारे स्वयं स्वाभिमान को जगाने का प्रयास इस कविता के माध्यम से कवित्री ने किया है। कवित्री
हर व्यक्ति के भीतर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से यह कविता लिखा है। कवित्री ने हर व्यक्ति के भीतर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से यह कविता लिखा है। आज इतना ही। इसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न है वो सब इसके बाद दूसरे वीडियो के माध्यम से हम तुम लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।